बच्चों, राधे राधे। हम लोग फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है बच्चे, जिसे फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो फिजिक्स को बेहतर समझने के लिए हमें बेसिक मैथ की नॉलेज होनी ही चाहिए बच्चे, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। अगर फिजिक्स को अच्छे से आपको समझना है तो आपको मैथ की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। और 4-5 तरीके की मैथ हम लोग की होती है, जैसे ब्रांचेज होते हैं मैथ की, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गई और कुछ ग्राफ्स के नॉलेज हो गए, ठीक है। तो हम लोग भी इसे पार्ट वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। देखिए, सबसे पहले हमने जो है वो अलजेब्रा का पार्ट लिया है। अलजेब्रा होता क्या है बच्चों? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। अलजेब्रा क्या है? मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो कांस्टेंट्स को, वेरिएबल्स को और ऑपरेशंस को, ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, इनटू, इन सब सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन करके हमें एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में या फिर कभी हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में देती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जैसे एक्स में रिलेशंस लिख दिया आप लोगों ने, उसको हम लोग एक्सप्रेशंस बोलते हैं बच्चों। और जनरली जो इक्वेशंस होती हैं उसमें कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे। एक्सप्रेशंस के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कुछ भी उसकी वैल्यू आ सकती है, उसमें वेरिएबल डालते जाइए, वो एक फंक्शन की तरह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चे कि कई बार बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ये जो वेरिएबल है या जो इक्वेशन है या जो एक्सप्रेशन है, ये किस में है। कई बार टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोलता है ये टी में है, ये इक्वेशन टी वेरिएबल में। तो कैसे पहचानोगे बच्चों? इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2t+3, मान लीजिए मैंने लिखा 2t+3, तो एक ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, 9th में आपने पढ़ा हो तो पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल है एक किस में पॉलिनोमियल है? तो ध्यान से समझिए बच्चे, कई बार बच्चों के क्या है दिमाग में ना, हमेशा एक्स बैठा रहता है कि एक्स में दिखेगा तो ही पॉलिनोमियल है। बच्चे ऐसे जरूरी नहीं है फिजिक्स में, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, टी वेरिएबल हो सकता है, जेड हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे? +3 = 0, एक इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लिखा है बच्चों x+3 = 0, ठीक, तो ये x में है, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसका x का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा, x की एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, इसको हम लोग इसीलिए इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन में क्या होगा? वो नॉर्मल चलता रहेगा, उसकी वैल्यू जब डालते जाइए, जैसे y = sin x, एक एक्सप्रेशन की तरह x की वैल्यू आप पुट करते जाइए। जैसे आपने पढ़ा होगा टेबल, अगर आपको याद हो, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30, तो इसको हम लोग एक एक्सप्रेशन की तरह पढ़ते हैं। x की वैल्यू पुट करते जाइए और y की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। कुछ बेसिक बातें होती है बच्चे किसी भी इक्वेशन की कुछ बेसिक बातें हैं, उसको जरा पढ़ना सीखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आती है बच्चों इंडेक्स या डिग्री, आप लोग जिसको कभी बोलते रहे होंगे, डिग्री, ठीक है। ये कैसे पता चलेगी? जो भी इक्वेशंस लिखी जाती हैं बच्चे, उन इक्वेशंस में जैसे कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए, कोई भी एक इक्वेशन लिखा जाए, तो एक उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी इक्वेशन कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x² + 2x + 3 = 0, तो इसकी डिग्री 2 होगी। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, वेरिएबल की, ठीक। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। क्या ये क्लियर है? अच्छा, जैसे ये देखिएगा x² y + y + 7 = 0। मान लीजिए ये लिखा हुआ, मैं पूछूँ इसकी डिग्री कितनी है, तो कई बार बच्चे क्या x की डिग्री है, नहीं बच्चों, x भी वेरिएबल है और y भी यहाँ वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड कर दीजिए, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। ऐसे भी पहचानना होता है, जरूरी नहीं है कि x की ही पावर को देखा जाए। अगर दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लीकेशन में बच्चों, मल्टीप्लाई में है, तो उनके पावर्स को आपस में ऐड करके जो आएगी वो इसकी डिग्री कहलाती है। हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए, अब ये चीज तो आप समझ पाए। अब किसमें वेरिएबल है, किसमें इक्वेशन है, किसमें क्वाड्रेटिक है? कई बार ये बात आएगी कि टी में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई में क्वाड्रेटिक है। इसका क्या मतलब बच्चों? ध्यान से समझिएगा। कैसे पहचानोगे कि ये किसमें इक्वेशन है या किस वेरिएबल में इक्वेशन है? बच्चों ध्यान से देखना, कभी भी जब भी आपको कोई इक्वेशन बन के आए, फिजिक्स में कोई रिलेशन बन के आए, इक्वेशन जनरली क्या है? रिलेशंस है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच की और ऑपरेशंस के बीच की एक रिलेशन ही तो है। अब उसमें हर बार जब भी कोई चीज लिखी होगी उसमें एक बात हमेशा कहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2t² + 3t + 7 = 0। अब आपको जब भी कोई रिलेशन फिजिक्स में दिखेगा बच्चों, उसमें हमेशा आपको ये पता होगा कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमेशा आपको पता होगा कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप सोचो कि जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो वही वेरिएबल है,
जिसकी वैल्यू आपसे निकालने को बोला जाए, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसमें बोला जाए इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसका मतलब वही उस इक्वेशन की, वही उस एक्सप्रेशन की, वही उस रिलेशन का वेरिएबल है। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। मतलब किसमें क्वाड्रेटिक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए मैंने जो है लिखा 2z² प्लस z³ प्लस 7z प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपको इसमें मैंने बोला z की वैल्यू निकालो, इसका मतलब एक क्यूबिक है। किसमें क्यूबिक है, ये 2 है बच्चों, किसमें क्यूबिक है, z में। इसका मतलब इस इक्वेशन की वेरिएबल क्या है, z। पहली बात ये समझ रहे हो, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी इक्वेशन में बच्चों, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, वही उस इक्वेशन की वेरिएबल कहलाती है। उसी को टीचर्स बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये किसमें इक्वेशन है, किसमें इक्वेशन है। ये बार बार ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ये किसमें क्वाड्रेटिक है बच्चों, बार बार ये बात बोली जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो आप लोग समझ पाए, डिग्री आप लोग समझ पाए, इंडेक्स या डिग्री समझ पाए। जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर देख लीजिए, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अगर वो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए 2 वेरिएबल हो गए, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो दोनों की पावर को ऐड कर दीजिए, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बच्चों, अच्छा, जितनी भी ये चीजें होती हैं बच्चों, ये सारी चीजें फंक्शन कहलाती है। फंक्शन एक तरीके की मशीन है। एफ जो है वो क्या यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है। अच्छा, जो ये इनपुट होता है बच्चों, ये डोमेन होता है, और थोड़ी सी इसके बारे में भी आपको जानकारी हम दे देते हैं। जो ये रिजल्ट होता है, जो इसकी वैल्यू होगी, यानी कि जो ये आउटपुट होगा, ये रेंज कहलाता है बच्चों। जो आउटपुट होगा इसको क्या बोलोगे, रेंज बोलोगे। याद रखना इस बात को। डोमेन का क्या मतलब, रेंज का क्या मतलब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा समझ रहे हो फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन एक मशीन है। जैसे मैं इसमें x डालूंगा, हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा, उस तरीके से काम करता है। कोई फंक्शन क्या हमें रिजल्ट देता है, फल देता है। फंक्शन की हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा आउटपुट है बच्चों। तो आउटपुट को ही क्या बोलते हैं, रेंज। अब सवाल है ये डोमेन क्या है और ये रेंज क्या है। ठीक है, एक बात कई बार इसमें आती है बच्चों, हालांकि फिजिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3। एक आपके पास मैंने एक इक्वेशन लिख दी, एक फंक्शन लिख दिया आपके पास। ठीक, ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई भी फंक्शन हो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, किसी भी फंक्शन को जो f(x) लिखा होता है किसी भी वेरिएबल में, उसको हम y इक्वल टू लिखते हैं बाई डिफॉल्ट। क्या लिखते हैं बच्चों, y इक्वल टू लिखते हैं। तो कभी भी कोई फंक्शन दिया हो तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो एक वेरिएबल में है। एक वेरिएबल में वो दिख जरूर रहा है, सॉल्व जरूर हो रहा है, लेकिन वो हमेशा किसके बराबर होता है, y के बराबर। अब इसमें जो आप x की वैल्यू पुट करोगे, जैसे मैंने कहा x इक्वल टू 1 पुट करो, x इक्वल टू 1 पुट करो, चलो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 की वैल्यू। हाँ या ना, ये जो y की वैल्यू आई, ध्यान दीजिएगा बच्चों, x की वैल्यू पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आई, वो इसकी रेंज कहलाती है। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको रेंज बोलते हैं, और इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, डोमेन बोलते हैं। क्या ये हर सब में ऐसा होगा, नहीं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप कर लीजिए, जैसे कुछ बातें हैं, कुछ बहुत बेसिक बातें होती हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। इसे मान लीजिए मैंने ये लिखा 1/x माइनस 2। ठीक है, ये y इक्वल टू है। अब आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाओ, हमेशा y की वैल्यू मिलता जाएगा। लेकिन बच्चों, हम वो x की वैल्यू कभी नहीं पुट कर सकते जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए। जैसे ही x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा, y की वैल्यू उस पर कभी फाइंड नहीं की जा सकती। यानी कि अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो ये 1/0 हो जाएगा बच्चों, और इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं बच्चों, अनडिफाइंड। ये हमेशा नहीं होता। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 4। मान लीजिए मैंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए 9th-10th में क्या करेगा बच्चा, देखिए मैं करता हूँ, देखिए x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 4। 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, और यह बच्चा यहाँ पे खुश हो गया। इन 9th-10th का विद्यार्थी सोचेगा, 11th में भी सोचेंगे, जिसको नहीं पता होगा सभी यही आंसर निकालेंगे और कहेंगे इसमें गलती क्या है। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आप रिजल्ट जो निकालना हो निकालो, कोई भी चीज़ अगर वो वैल्यू आपने निकाली और ओरिजिनल क्वेश्चन में आपने पुट किया, जैसे ये क्वेश्चन था इसमें आपने पुट किया x की वैल्यू 2 पुट करो, डिनोमिनेटर 0 हो गया।
क्या चीज़, डिनोमिनेटर जीरो हो गया। अगर डिनोमिनेटर x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, कभी उस एक्सप्रेशन का, कभी उस फंक्शन का, कभी उस इक्वेशन का x की वैल्यू 2 कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता। यानी इस एक्सप्रेशन से अब x इक्वल टू 2 की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों नो सच x, नो सच x, कोई ऐसा x नहीं है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 के बराबर आ जाए। कोई भी ऐसा x नहीं है। तो एक बात और दिमाग में रखिएगा, अलजेब्रा का कोई भी फंक्शन हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड किया जा सके बच्चों, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को आप देखिए, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती। अच्छा, x की वैल्यू जब 2 नहीं हो सकती तो कभी ये 4 के इक्वल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। नो सच x एग्जिस्ट, नो सच x एग्जिस्ट, जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 4 हो जाए। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन की वैल्यू, x की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते यहाँ से, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, ये बात समझिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या ऐसी कंडीशन कब कब आएगी बच्चों? पहला, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या चीज, कब कब आप ऐसी चीजों पे ध्यान दोगे? डिनोमिनेटर, अगर आपने x निकाला और फंक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ लिखा तो आप चेक करो कि जो आपने आंसर निकाला उससे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, रूट के अंदर की कोई चीज हो, ए हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कोई भी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का क्या मतलब, पॉजिटिव होती है। यानी आपने कोई ऐसा x फाइंड कर लिया या आपने कुछ ऐसा x लिखा जिसके लिए वो वैल्यू नेगेटिव, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x माइनस 3, आपने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 कभी भी इसके आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, और जब रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है बच्चों, तो यही हमको चला जाता है किसमें, आयोटा में, यानी इमेजिनरी हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके 11th के चैप्टर थे मैथमेटिक्स में, इसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आयोटा का यूज किया जाता था, आई का यूज किया जाता था। क्लियर हो गया सबको बात, हाँ या ना? ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है, तीसरी बात है बच्चों, लॉग फंक्शंस में जब भी कभी लॉग में यहाँ पे fx लिखा होगा और यहाँ पे एक a लिखा होगा, इसको पढ़ते हैं बच्चों हम लोग बेस, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि दोनों चीजें हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही चाहिए, लेस देन भी नहीं चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। ये हमेशा हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। दोनों बातें हमेशा क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अगर आपने x कोई ऐसी पुट की जिसके लिए a वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आप कभी भी इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। कभी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये वाला हमारा हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा हम लोग को यूज करना है बच्चों, वो आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म सबने पढ़ा ही होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं बच्चों, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, और इस रूट्स अल्फा और बीटा को निकाल कैसे सकते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सब कोई बातें बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जब एक बार इस बी प्लस को लेकर सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर बीटा निकालना हो बच्चों, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या ये बात समझ में आ पा रही है आपको? ठीक है, अच्छा एक चीज और आती है बच्चों इसमें, अल्फा इंटू बीटा, इस वक्त आपने लिख लिया। एक अल्फा माइनस बीटा का भी फार्मूला होता है, थोड़ा सा इसको भी मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा बस केवल। ये कैसे आता है, कभी ये मैथ में बताया जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये देखिएगा, ये इसको क्या बोलते थे आप लोग याद करिए, सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलोगे बच्चों, डिफरेंस ऑफ रूट्स।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक को लेकर के ये बातें हैं। ठीक है, अच्छा एक्स क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स में वेरिएबल है, एक्स में वेरिएबल है तो हमने एक्स में लिखा इसके आंसर को। हाँ या ना, क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है? क्लियर है बच्चों इतनी बात? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बात, कोई दिक्कत? इतनी तो क्वाड्रेटिक आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब कुछ हम फार्मूलों की बात करेंगे बच्चे, कुछ फार्मूलाज है हमारे पास, आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, इन फार्मूलों पे कैसे करना। फार्मूले आप लोगों को याद ही होगा, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं कि जो आपको याद ना हो बच्चों। ठीक है, तो ये फार्मूले थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। क्वाड्रेटिक आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, देख लिया क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं, किसी में भी वेरिएबल कैसे पढ़ते हैं, इक्वेशंस को कैसे बोला जाता है, तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है। अलजेब्रा में इतने की हमको जरूरत पड़ती है। अलजेब्रा में क्या मतलब, पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अलजेब्रा में और सारी चीजें आती हैं बच्चों। ठीक है, अब एक टर्म आता है बच्चों जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन? ये याद रखना है आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा कि ये क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक्सपेंशन है, एक एक्सपेंशन है, जरा देखिए कैसे। x प्लस ए की पावर n, अगर इसका एक्सपेंशन लिखा जाए बच्चों तो इसका एक्सपेंशन लिखा जाता है n सी जीरो एक्स की पावर n माइनस जीरो ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री ए की पावर थ्री डॉट डॉट प्लस एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर डॉट डॉट एन सी एन एक्स की पावर जीरो और ए की पावर n। ठीक है, जरा इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए मेरे साथ बच्चों, देखिए क्या लिखा है। एन सी जीरो, ये सब क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको। एन सी जीरो से इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक बात है। अच्छा देखिए, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एन एक्स की पावर में, एक्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, आपको हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट, और इसको आप याद रखना है हमेशा सेकेंड टर्म। ठीक है, तो आप ऐसे मत याद रखिए कि एक्स है ए है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे एक्स और ए में आएगा ही नहीं, वहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा और सेकेंड टर्म होगा, उस तरीके से आएगा इसको। ये क्यों पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्यूबिक तक का फार्मूला अभी मैंने लिखा, मान लीजिए पावर 5 होता है और मैं कहूँ कि इसके फार्मूले को लिखो, तो एक मतलब एक लंबी कैलकुलेशन होती है बच्चों, उसको पॉजिटिव इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि अगर ये पावर मान लीजिए 100 होता, फिर आप कैसे करोगे, उसको करने के लिए ये एक्सप्रेशन बनाया गया। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम कितने का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ही इसी से करके दिखाता हूँ कैसे आता है। ठीक है, देखिए पहले पहले आप ये समझिए ये लिखा कैसे बच्चों। एन सी जीरो, एक पहले आपको याद रखना होगा, एन सी जीरो से शुरू करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए एन सी जीरो, एन से शुरू, एन मतलब ये वाला टर्म इंडेक्स है, एन सी जीरो से शुरू करेंगे, फिर एक्स एक्स यानी फर्स्ट टर्म की पावर, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस जीरो, देखिए जरा इन दोनों का डिफरेंस, हाँ या ना, एन माइनस जीरो, ये बात समझ में आ रही है, एन माइनस जीरो ये किया हमने। ठीक, देखिए ये चीज़ यहाँ पे हमने ऐसे लिख दी, फिर इनटू दूसरा टर्म, दूसरा टर्म यानी कि ए था तो ए लिखा, और उसकी पावर जो ये सी के सफिक्स में लिखा है ना, इसको लिखना है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए जीरो के बाद वन, एन सी वन, देखिए पहले टर्म की पावर एन माइनस वन लिखा, और दूसरे टर्म की पावर जो यहाँ सी के साथ लिखा है वन, तो यहाँ पे देखिए वन लिखा। ठीक है, वैसे ही एन सी टू, तो एन सी टू में बच्चों पहला टर्म की पावर एन माइनस टू, तो देखिए एन माइनस टू लिखा, और दूसरा टर्म ए था तो ए की पावर टू लिखा। हाँ, यहाँ देखिए ए टू, यहाँ टू की पावर में लिखा, बोलिए क्या ये बात क्लियर है? ठीक, उसके बाद बच्चों एन सी थ्री, तो एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? माइनस प्लस एन सी आर, अब जनरल हमने आर ले लिया और वैसे लिख दिया। कहाँ तक चलेंगे बच्चों? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, एन सी एन ना हो जाए, मतलब उससे ज़्यादा आप आगे ओपन नहीं कर सकते। कहाँ तक रुकना है आपको? हमेशा एन सी एन तक। ठीक है, अब इन सब के बारे में क्या बातें हैं, कैसे हैं, वो हम थोड़ा सा आपको एक बार समझा देते हैं कि कैसे देखना है, क्या करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कैसे करना है। देखिए अब इसमें जो एन सी आर होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए मैथ वाले बच्चे तो ये पढ़ेंगे, और बायो के बच्चों के लिए बड़ी समस्या रहती है। सब क्या है देखिए बच्चों, ये जो लिखा है एन फैक्टोरियल, क्या लिखा है? एन फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है?
जैसे मान लीजिए लिखा है 5 और ये लिखा है फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं बच्चों, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, 20 3 60 दूनी 120, इसको ऐसे किया जाता है। क्लियर है ये बात? तो फैक्टोरियल का मतलब समझे। अच्छा, 0 फैक्टोरियल कभी आ गया तो इसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। ये सब बातें मैथ में बताई जा सकती है क्यों आया, लेकिन अभी यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो NCR को ओपन करना सीखे, n की जगह मान लीजिए, अब इसको फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए बच्चे मैंने कहा कि 3C2 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। इस 2 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 1, और 1 का तो 1 ही होगा, ये 2 से 2 कैंसल, फाइनल आंसर क्या मिला बच्चों, 3। तो क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है कि ये क्या लिखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एनसीआर को? क्लियर है ये बात? ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, इस तरीके से इसको एक्सपेंड किया जाता है और इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिजिक्स में इस तरह की कई बार बातें आएंगी, मैं लिखूंगा बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, फिजिक्स में बार बार अध्यापक बोलेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। हमको जो फिजिक्स में यूज करना है वो किस तरीके का यूज करना है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, लेकिन हमको ना इसमें एक बात और करनी है, थोड़ा सा आपको और एक बात समझा देते हैं बच्चों यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर इसी में हमको ये कहता था कि चलो भैया इसको जरा ऐसे देखिए बच्चे, मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपको देखो, आपको ये पता होगा बच्चों, लेकिन फिर भी आप एक बार मेरे साथ इसको देखिए, जैसे x⁻² का होल स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि इसको जरा इसकी वैल्यू, तो आपको पता है इसका प्लस बी इसका प्लस 2 है बात, उसके लिए हम बाइनोमियल का यूज करना चाहते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, n मतलब 2, c 0 से शुरू करेंगे, पहला टर्म x है तो x लिखेंगे 2 माइनस 0 यानी 2 आएगा, ठीक है, और 2 की पावर 0 आएगा। क्या एक्सपेंशन समझ में आया, प्लस 2c1, हाँ या ना बच्चों, और x की पावर 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1 आता है, हाँ या ना, और फिर a की जगह क्या है 2, तो 2 की जो पावर 1 आएगा, जो यहाँ c के साथ लिखा है। क्लियर है ये बात? प्लस 2c2, x की पावर 2 माइनस 2 और 2 की पावर, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 2। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो बच्चा, 1, पावर 0 है तो इसकी कांस्टेंट की पावर 0 है, इसका मतलब 1, तो ये 1 हो गया, और एक्स इसको देखिए तो ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये बच गया 2c0। क्लियर है बात? प्लस यहाँ से देखिए एक्स बचेगा और ये बचेगा 2c1, और साथ में इंटू में ये 2 बचा, प्लस यहाँ देखिएगा x की पावर 0 यानी 1, यहाँ बचेगा 2, 2 का स्क्वायर है बच्चा 4, और 4 इंटू 2c2। अब मुझे इस सी वाले को ओपन करना है, बस हमारा काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, चलिए इसको ओपन करिए, क्या लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल जो है नीचे लिखा है, फिर 2 माइनस 0 यानी 2 फैक्टोरियल, प्लस 2x, ये 2 और इंटू एक्स हो गया, और इस 2 को ओपन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 यानी फिर से 1 फैक्टोरियल, प्लस 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 2 माइनस 2 यानी 0 फैक्टोरियल। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है बच्चे, हाँ या ना? जरा देखिए, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आएगी, 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x, और यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 4। जरा एक बात बताइए बच्चों, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या ये नहीं होता, हाँ या ना? तो क्या यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है सबको, कैसे बाइनोमियल का यूज करोगे? बच्चे हमको इसका यूज करना नहीं है ना, हमको यूज करना है, जो हमको पढ़ना है बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमको कैसे याद रखना है फिजिक्स में, कैसे हमको एक एक्सप्रेशन मिलेगा बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर n,
इसको ऐसे ही ओपन करोगे, हुआ क्या, x जहाँ x है वहाँ 1 रखो और जहाँ a है वहाँ x रखो। जब इसको आप एक्सपेंड करते हो बच्चों, एक्सपेंड करोगे, ऐसे एक्सपेंड करके जब सॉल्व करोगे तो एक टर्म मिलेगा, उस टर्म के बारे में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू और सो ऑन चलता रहता है। होता क्या है बच्चों फिजिक्स में, कई बार 1 प्लस करके कुछ लिखेगा फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा इस बात को, 1 प्लस करके कुछ कोई टर्म दिखेगा, मुझे x से मतलब नहीं, आप इसको x की तरह मत देखिए, आप इसको कैसे देखिए, कोई सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म दिखेगा, अब ये टर्म अपने आप में छोटा होगा, तो जब आप ऐसे लिखोगे तो देखिए हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, सेकंड टर्म का स्क्वायर कर रहे हो ना, ये तो कांस्टेंट है n होगा, ये भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस बात पे देखो, ध्यान से सिर्फ इस बात को देखो, ये क्या हुआ, अगर ऐसा लिखा हो तो सिर्फ इतनी बातें जो है ना हमेशा हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे फिजिक्स में। जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे ध्यान रखना, मैं जब भी लिखूंगा, जब भी बच्चा कोई भी टीचर जब भी लिखेगा बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, इतना टर्म वो डिस्कार्ड कर देता है। क्यों डिस्कार्ड करता है, क्योंकि x अपने आप में स्मॉल होता है, x क्या होगा बच्चों, बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, और जब यहाँ पुट करोगे और जब x इतना स्मॉल होगा 1 से छोटा होगा, ऑब्वियस है 1 से छोटा होगा x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, जब आप उसको स्क्वायर करोगे बच्चों तो और छोटी होगी वैल्यू, जब कोई चीज x से 1 से छोटी होती है और जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा होता जाता है। इतनी बात, तो जैसे 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, और छोटा होता गया, हाँ या ना, तो ये और छोटा होता जाता है, इसीलिए इस टर्म को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, यानी फिजिक्स में लिखा जाएगा नेगलेक्ट, तो सिर्फ हम कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतना लिखेंगे, क्लियर है। तो देखिए हुआ क्या है, जनरली आपसे फिजिक्स में ऐसे नहीं बोला जाएगा, आपसे कहा जाएगा बच्चों ऐसे कि 1 प्लस यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने लिखा x लिखा और ये पावर लिखा होगा, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पावर 1/3, तो आपसे कहा जाएगा बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1/3 इंटू एक्स, इसको यानी ये जो पावर है दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई होती दिख रही है, देखिए इस फार्मूले से जरा ध्यान रखिए, ये जो पावर है ये दूसरे टर्म से कैसे दिख रही है, मल्टीप्लाई होती हुई, हाँ या ना, जो ये पावर है दूसरे टर्म से कैसे दिख रही है, मल्टीप्लाई होके, ठीक। अगर ये माइनस में भी हुआ तब भी ये बात होगी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस a/3 की पावर -1/2, मैंने कहा बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, कैसे लिखोगे, तो x जहाँ था x लिखो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है दूसरे टर्म से, दूसरे टर्म में इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा a/6, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बीटी, बाय यूजिंग बीटी, बाइनोमियल थ्योरम, हाँ या ना, ये इसीलिए इतनी बात आपको पढ़ाई जा रही है, क्योंकि फिजिक्स में कई सारे डेरिवेशंस आएंगी बच्चों, जहाँ पे इस तरह की स्थिति दिखेगी और जहाँ पे बार बार कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा 1 प्लस होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस होना चाहिए। इस केस में भी यहाँ पे x की वैल्यू 1 है बच्चों, यहाँ पे इस केस में भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, मैंने लिखा नहीं पर 1 के बराबर है, आपको ये समझाने के लिए बताया गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है, 1 के बराबर है, तो ये ऐसे करोगे, हाँ या ना, क्या ये बात सबको यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। देखिए पेन पेपर लेकर के ना साथ साथ सारी चीजें लिखिए आराम से, एकदम धैर्य से बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये अगर सही हो गया, आपके जितने मैथमेटिकल टूल के लेक्चर्स हैं, जितने भी आप सही से कर लोगे, जितनी बार करोगे उतना फिजिक्स में अच्छे होते चले जाओगे, चीज़ें तुमको समझ में बहुत आसानी से आने लगेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लिख भी रहे होंगे साथ साथ और ध्यान से सुन भी रहे होंगे, बार बार रिपीट करके सुनिए इस बात को, ठीक है। चलिए, तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये थोड़ा सा हमारा एक बाइनोमियल था जिसका यूज हम लोग फिजिक्स में बार बार करने वाले हैं बच्चे, क्या इतनी बात समझ में आ पा रही है, हाँ या ना, ठीक, ये याद रखेंगे सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोग को क्लियर होंगी। फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे ओपन होता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई है, कैसे लिखा 5 को कैसे लिखा, देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं बच्चों, फैक्टोरियल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा ना, देखिए बच्चों ये क्या लिखा है, n फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं इसको, फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये एक्सपेंशन याद रखिएगा, जरूरत हमको इस वाले की ज़्यादा है बच्चों, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इस वाले की जरूरत हमको ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। कैसे कैसे इसका फैक्टर किया जाता है, 9th 10th आप लोग पढ़ के आते हैं, तो फैक्टर करना, दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं बच्चों लॉगरिथम पे पढ़ते हैं हम लोग, लॉगरिथम,
ठीक है। ए क्या है, लॉग फंक्शन। लॉग क्या है, ए अपने आप में देखिएगा एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करके या लॉग में एक्सपोनेंशियल किसे बोलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में मैं और जानकारी आपको दे दूं। फंक्शन बच्चों ILAT इस तरीके की होती है, ये नाम है फंक्शंस के। आई मतलब इनवर्स फंक्शन। ए वाली हमारी हो गई लॉग फंक्शन, ये हो गई अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रा हो गया, ठीक है। ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री और ये हो गई बच्चों एक्सपोनेंशियल। ठीक है। इनवर्स कैसे, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। लॉग में बच्चों लॉग लिखा होगा। अलजेब्रा आप लोग जैसे अभी पढ़े पॉलिनोमियल होगा, हाँ या ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन कॉस टेन इस तरह की 6 दिखेंगी। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, जैसे e की पावर x 5 की पावर x ऐसे चलेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब किसी कांस्टेंट की पावर यहाँ वेरिएबल होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। सीधी सी बात है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो उसे क्या बोलोगे, एक्सपोनेंशियल। वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लोग जिस पे ध्यान रखें क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे बोलते हैं, जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x, e की वैल्यू 2.7321 ए हम जनरली लिखते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 की पावर x, ये सब क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, लॉग की जरूरत क्या है। जैसे मान लीजिए आपको लिखते कैसे हैं, लॉग लिखा होता है, यहाँ पे fx लिखा होता है और यहाँ पे बेस लिखा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे लॉग का फंक्शन बोलते हैं, इसे लॉग का बेस बोलते हैं, ठीक। याद रखिएगा fx जो है वो हमेशा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस है बच्चों वो भी हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, यानी पॉजिटिव ही चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। कोई भी चीज़ 0 से बड़ी है, इसका क्या मतलब समझोगे, हमेशा पॉजिटिव। क्या समझोगे बच्चों, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव, हाँ या ना। तो fx ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव चाहिए, बेस भी हमको कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, लॉग को लिखने के कई तरीके, जैसे लॉग लिखा हो सिंपल, मैंने मान लीजिए लिख दिया लॉग x, इंपॉर्टेंट। तो क्या यहाँ बेस नहीं लिखा, नहीं बच्चों, बेस लिखा है। जब कुछ ना लिखा हो तो बेस ई होता है, और इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। जब लॉग का बेस अपने आप में केवल ई लिखा हो, कुछ ना लिखा हो मतलब ई लिखा हो, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, सिर्फ एल और एन। अच्छा, दूसरा बच्चों लॉग बेस 10 भी होता है, ठीक है, हम बार बार पढ़ते हैं। तो ई से 10 में जाते हैं जब, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा log x बेस ई, अगर इक्वल टू लिखना हो तो यहाँ पे बच्चों log x बेस 10 जब लिखोगे तो इसमें एक मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 या 2.302। जनरली आपको ये केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा काम आता है बच्चों, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बेस चेंज करने के लिए ये लिखा जाता है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया है वो यहाँ पे कर दिया जाता है, पर लिखा ऐसे ही जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर बेस कुछ और देगा तो यहाँ पे लिखा होगा बच्चों, अगर कुछ नहीं दिया है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई, अपने आप ई। यानी कहीं पे लॉग लिखा है तो केवल लॉग लिखा है, इसका मतलब उसका बेस क्या है, ई, और उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल लॉग। याद रखिएगा, मैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में एक रिलेशन बता रहा हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए लिखा है log x2 = 3, मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए बच्चे कैसे लिखते हैं, x = जो बेस होता है उसकी पावर, इसको लिख दीजिए 2 की पावर 3। तो ये क्या लिखा है, 2 की पावर 3, यानी x = 8। समझ में आ पा रही है बात, हाँ या ना, क्लियर है ये बात, समझ में आ पा रही है बात। जैसे मान लीजिए लिखा है log x 1/2 और 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x = क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 4। क्लियर है बात, हाँ या ना। ये आप जो भी आएगा आंसर आपका निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखोगे लॉग को। अब मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं बच्चों। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी है, ये लॉग की बात समझ में आ रही है, लॉग का कैसे है। लॉग देखिएगा, log a × b, इसका होता है बच्चों log a प्लस log b। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर कुछ बेस नहीं लिख रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट e लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। दूसरा देखिएगा बच्चों, अगर log a/b है तो इसको लिखते हैं log a - log b, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों आप लोग, log a की पावर m, तो ये जो पावर होती है ये मल्टीप्लाई में आ जाती है
लॉग ए। हाँ या ना, ये बात समझ में आ पा रही है? ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिएगा बच्चों, अगर लिखा हो लॉग ए और यहाँ लिखा हो बी की पावर एन, तो ध्यान रखिएगा जो ये बेस की पावर होती है ये 1 में आ जाती है और लॉग ए और ए बी लिखा जाता है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप पढ़े वाइसे वर्सा ट्रू है। आपको अगर राइट वाली बात दी होगी तो आप लेफ्ट में लिख सकते हो, और लेफ्ट वाली चीज़ें हैं तो राइट में ऐसे लिख सकते हो। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। पांचवी बात अगर ध्यान रखेंगे बच्चे आप लोग, तो जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा है log a बेस b, तो अगर मैं चाहूँ बच्चों बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं, तो इसको 1 करके log b बेस a आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ पा रही है? देखिए सब मैथ की चीज़ें होती हैं बच्चों, पर मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितने से हम लोग फिजिक्स में चीज़ों को आसानी से कर सकें। आप ये मत सोचिएगा कि मैथ की पढ़ाई जा रही है, मैथ नहीं है बच्चों, ये उतनी ही पढ़ाई जा रही है जितने से आप लोग फिजिक्स में अच्छा कर सकें, बस इतना ही हमको ज़रूरत है। बाकी चीज़ें पढ़नी है तो मैथ में जा करके पढ़िएगा, ठीक है। तो क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? तो कभी अगर ऐसे होगा तो हम ये काम कर पाएंगे। बोलिए क्या ये क्लियर है? देखिए ये मल्टीप्लाई वाला बहुत काम आता है बच्चों, ये मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, ये पावर वाला, ए वाला पावर में ए वाला, ठीक है। तो ये लॉग की कुछ बातें हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दी है। हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो अलजेब्रा वाला पार्ट हम लोग को इतना ही पढ़ना है मैथमेटिकल टूल में। इसके अलावा कुछ आता रहता है फिजिक्स में, तो हम समय के साथ आपको उसके बारे में बताते रहते हैं बच्चे। कोई भी अध्यापक फिजिक्स में वो बातें डिस्कस करता है, इतना बेसिक है, इतना आपको जानकारी जरूर रखनी है, ठीक है। ठीक बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।